नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। बागेश्वर उपचुनाव में नामांकन के फौरन बाद बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि बीजेपी के 40 बड़े नेता बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे ऊपर है। उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम शामिल है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों के जो 40 नाम जारी किए हैं, जिसमें सभी सांसद, कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा और तीरथ सिंह रावत का भी नाम शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा भी बागेश्वर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाई गई हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट के बाद भाजपा के सभी स्टार प्रचारकों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, जो बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो बीजेपी ने जारी की है स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 40 स्टार प्रचारकों की ये लिस्ट जारी की गई है। इसमें सीएम, पूर्व सीएम लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सभी सांसदों का नाम भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सबसे मजबूत दल के रूप में है और सबसे बड़े दल के रूप में है। हमने बागेश्वर में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ 188 विधानसभा क्षेत्रों में पहले ही अपने शक्ति बूथ के स्तर पर जो पालक हैं संयोजक बन चुके हैं, जो बूथों के पालक हैं संयोजक बन गए हैं, मंडलों स्तर पर प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। सभी विधायक और सांसद उस क्षेत्र में लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव हम लड़ रहे हैं और संगठन के मजबूत प्रबंधन से इस चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। तो उत्तराखंड में बीजेपी ने जारी कर दी है स्टार प्रचारकों की लिस्ट, जिसमें 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। आपको बता दें, इसमें सीएम, पूर्व सीएम लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष, सभी सांसदों का नाम भी इस लिस्ट में जारी किया गया है। तो आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष सभी सांसदों का नाम भी इस लिस्ट में जारी किया गया है। बीजेपी की तरफ से 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बता दें, विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे सभी नेतागण। स्टार प्रचार को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। अब स्टार प्रचार की लिस्ट के बाद भाजपा के सभी स्टार प्रचारकों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। तो जो आपको बता दें, उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाई गई है। इसमें प्रभारी दुष्यंत गौतम, रेखा वर्मा भी बागेश्वर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचार करेंगी। वहीं तीरथ सिंह रावत का भी इसमें नाम शामिल है और कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत विजय बहुगुणा और तीरथ सिंह का भी नाम शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें, बीजेपी ने स्टार प्रचारकों के जो 40 नाम किए हैं, उसमें सभी सांसद और कैबिनेट मिनिस्टर के नाम भी शामिल किए गए हैं। तो बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी नाम शामिल किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे ऊपर शामिल किया गया है। उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम शामिल किया गया। इसके अलावा आपको बता दें, जिसमें सभी सांसद, कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत विजय बहुगुणा और तीरथ सिंह रावत का भी नाम शामिल किया गया है। तो बीजेपी की तरफ से 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें बीजेपी ने स्टार प्रचारकों के नाम शामिल किए हैं, जिसमें सीएम समेत पूर्व मुख्यमंत्री के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा भी बागेश्वर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाई गई हैं। स्टार प्रचारक की लिस्ट के बाद भाजपा के सभी स्टार प्रचारकों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, जो बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 40 स्टार प्रचारकों को लिस्ट जारी की गई है, जिसमें सीएम और पूर्व सीएम लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सभी सांसदों का नाम भी शामिल किया गया है। तो चुनावों को लेकर बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें कई बड़े नेता के नाम शामिल है। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत पूर्व मुख्यमंत्री के भी नाम शामिल किए गए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए ये लोग प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा बागेश्वर विधानसभा के लिए भी इनकी जिम्मेदारी दी जाएगी और स्टार प्रचारक की लिस्ट में भाजपा के सभी स्टार प्रचारकों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभय कैंतुरा, किन किन लोगों को इस लिस्ट में नाम शामिल है? बिल्कुल, भाजपा के इस स्टार प्रचारकों की सूची में 40 नाम यहाँ पर शामिल किए गए, जिसमें कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य में पार्टी के सभी सांसद, विधायक, जो कैबिनेट मंत्री है धामी सरकार के, उनको यहाँ पर शामिल किया गया। इसके अलावा जो प्रदेश प्रवक्ता है, पदाधिकारी हैं, उनको यहाँ पर शामिल किया गया। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी
इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर लड़ रही है ताकि बड़ी जीत इस चुनाव में हासिल की जा सके। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए अभय कैंतुरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों को परिवारवाद को लेकर जमकर घेरने की कोशिश करते हैं। 15 अगस्त को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों पर हमला बोला, लेकिन उत्तराखंड में परिवारवाद की सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई बीजेपी बयां करती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। की पत्नी पार्वती दास को बीजेपी ने बागेश्वर से ही टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी परिवारवाद का राग अलापते हुए विपक्ष पर हर चुनाव में हमला बोलती है, लेकिन ये उदाहरण बीजेपी के आरोपों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में जितने भी उपचुनाव 2017 के बाद से हुए सभी उपचुनाव में बीजेपी ने परिवार के सदस्यों को ही टिकट दिए हैं। बीजेपी कांग्रेसी पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए, उसके बाद बात करनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता इस मामले में सफाई देते नजर आ रहे हैं। और कल मोदी जी ने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण परिवारवाद पे दिया, लेकिन अगर देखिए इनकी कथनी और करनी में अंतर है। इनका चाल चरित्र चेहरा सबके सामने आ गया है। दिखाने के लिए परिवारवाद की बात करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में चल रही है। अमित शाह से लेकर यहाँ चंदन रामदास जी तक ये परिवारवाद के सहारे जी रहे हैं। इनकी पार्टी परिवारवाद में डूबी हुई है और आरोप दूसरे पर लगाते हैं। ये बिना परिवार के चुनाव नहीं जीत सकते। आप देखिए 3 या 4 उपचुनाव यहाँ हुए हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, और उनके द्वारा जो पौधा रोपा गया आज वो विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है। उनके समय में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सांसदों से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोकसभा के अंदर स्पष्ट बहुमत से हैं और दुनिया में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हैं। क्या मतलब है?
मेरे यहाँ से ओके है भाई। ऐसे में सवाल ये कि सियासत क्या अपने हिसाब के परिवारवाद की परिभाषा गढ़ लेती है? परिवारवाद को लेकर अलग अलग परिभाषा आखिरकार कब तक? अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हासिल होंगे। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के बाद कांग्रेस प्रत्याशी वसंत कुमार ने गुरुवार को नामांकन भर दिया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे। कांग्रेस नेता बागेश्वर का उपचुनाव मजबूती से लड़ने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दास जोशी ने उपचुनाव में जीत का विश्वास दिखाया है। उन्होंने कहा कि बसंत कुमार के नामांकन पर कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया है। प्रचारकों की सूची भी तैयार कर ली गई है जो जनता के बीच उत्तराखंड के जन मुद्दों के साथ जाएंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस बागेश्वर उपचुनाव को जीतेगी। देखिए, बागेश्वर उपचुनाव में नामांकन कांग्रेस के प्रत्याशी वसंत कुमार जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष उपस्थित हैं उसमें कार्यक्रम में, और कार्यकर्ताओं का अपार उत्साह देखने को मिला है। भीड़ आपके सामने है, महत्वपूर्ण लोग वहाँ पर उपस्थित हैं और कार्यकर्ता का हुजूम है, और निश्चित रूप से उससे उत्साह भी बढ़ता है। और बागेश्वर का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी और अच्छे मतों से जीतेगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत 6 वर्षों में इस प्रदेश में जो जुल्म किए हैं, इस प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति खराब की है, स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ा गई हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पेपर लीक का मामला है, अंकिता भंडारी हत्याकांड का VIP कौन है, कई मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। उधर बागेश्वर उपचुनाव को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी की तरफ से बसंत कुमार पर कसे गए तंज पर हमला बोलते हुए हरीश रावत ने कहा कि बसंत कुमार की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी घबरा गई है और ये उनकी बौखलाहट है। हरीश रावत ने दावा किया कि बसंत कुमार जीतेंगे और बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस जीत का झंडा गाड़ेगी। हमारे पास कार्यकर्ता थे, लेकिन हमने जीत के गणित के लिए, रणनीति के लिए बसंत कुमार को उम्मीदवार बनाया और उसे स्पष्ट तौर पर जीत के गणित बन रहा है। कांग्रेस का बुनियादी वोट प्लस जो बसंत कुमार, क्योंकि आपका तो कुछ वोट था ही नहीं, वो तो बसंत कुमार का वोट था, तो वो वोट मिला करके जीत सुनिश्चित करता है। इसलिए बसंत कुमार के उम्मीदवार बनाने के बाद भाजपा बौखलाई पड़ी है। उत्तराखंड में आगामी दिसंबर महीने में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है जिसमें राज्य के विकास की रफ्तार और रोजगार प्रदेशवासियों को मिल सके। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर राज्य सरकार के सलाहकार समूह की एक बैठक आयोजित हुई। सीएम धामी ने बैठक की अध्यक्षता की। एक निजी होटल में ये बैठक हुई। मंत्रिमंडल के सदस्य और सरकार के आला अधिकारियों के साथ प्रदेश के उद्योगपति इसमें शामिल हुए, जिसमें प्रदेश में निवेश के लिए फ्रेंडली माहौल तैयार करने पर चर्चा की गई। उत्तराखंड सरकार का यह जो प्रयास है, उत्तराखंड की समृद्धि के लिए, लोगों के विकास के लिए और उत्तराखंड की क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन यह प्रयास है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जिस तन्मयता से, तल्लीनता से और गंभीरता से विषयों को सुना और बहुत समय दिया, तो वैसे भी उत्तराखंड बहुत अच्छा प्रदेश है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इस मीटिंग के बाद और जिस तरह की योजनाएं बनी हैं, हमें पूरा विश्वास है कि पूरे देश के लोगों की नहीं, पूरे विश्व के लोगों के जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनकी निगाहें उत्तराखंड की ओर बिल्कुल आगे। नहीं, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड की 2 सबसे बड़ी समस्याएं अगर आप देखेंगे, और सदी मैंने पिछले 7 साल में हम ही सुन रहे हैं सदन के अंदर, वो पलायन और रोजगार है, और उसको रोकने के लिए ये इन्वेस्टर समिट बहुत ही ज़रूरी एक स्टेप है। पिछली बार जब 17 में हमारी सरकार बनी थी और उस वक्त माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी CM थे, उस वक्त भी हमने एक इन्वेस्टर समिट किया था और लगभग 22,500 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो धरातल पे उतरे थे, जिसका फ़ायदा युवाओं को हुआ, जिसका फ़ायदा उत्तराखंड की इकॉनमी को हुआ। उसी के हिसाब से हमने इस बार भी एक इन्वेस्टर समिट रखा है जो कि लगभग दिसंबर में होगा,
और उसी को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें टॉप इंडस्ट्री के लोग थे, सारे अधिकारी थे, मिनिस्टर्स थे, और एक मंथन किया गया है कि कैसे उत्तराखंड की इकॉनमी को आगे और बढ़ाना है, कैसे युवाओं को रोज़गार से जोड़ना है, कैसे स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, कैसे टूरिज्म को आगे बढ़ाना है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यहाँ के लोकल इंडस्ट्रियल्स जो टॉप इंडस्ट्रियल्स हैं उनके साथ मिलके जो पॉलिसी फॉर्मुलेट होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमारी दिसंबर माह में प्रस्तावित है, उस बैठक को लेकर आज जो हमारे विभिन्न उद्योग समूह के लोग हैं, शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और समाज के विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले लोग हैं, उन सभी से हमने चर्चा की है और सभी ने अपने सुझाव दिए हैं कि कैसे और अधिक लोगों को यहाँ आकर्षित किया जा सकता है, अधिकतम निवेश लाया जा सकता है। उस पर सबके बहुमूल्य सुझाव मिले हैं और उन सुझावों पर हम काम करेंगे। आज से ये हमारा पहले आज ये शुरुआत है और इस शुरुआत के बाद देश के अन्य शहरों में भी हम लोग जाएंगे, अलग अलग हमारे मंत्रीगण भी अलग अलग जगह पर जाएंगे और कुछ विदेशों में भी कहीं जहाँ से इन्वेस्टमेंट की संभावना होगी उन देशों में भी। कांग्रेस प्रदेश कमेटी की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने प्रदेश के अधिकारियों की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और अल्मोड़ा के जिला पंचायत अधिकारी के पत्र पेश किए और अधिकारियों पर बीजेपी सरकार के इशारों पर नाचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि अधिकारियों ने संविधान को कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं किया है, जिसके चलते दोनों अधिकारियों के खिलाफ मुख्य सचिव को एक्शन लेना चाहिए। देखिए, बहुत ही सीरियस इशू है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रदेश के ऊपर कोरोना के बाद और भारी बरसात के बाद एक नई आपदा आ गई है। इस आपदा को ब्यूरोक्रेटिक आपदा आप कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक डिजास्टर आप कह सकते हैं कि आज प्रदेश के अधिकारियों को ना अपने कर्तव्य का बोध हो रहा है, ना अपने अधिकार का बोध हो रहा है, ना अपने कोड ऑफ कंडक्ट का बोध हो रहा है। लोक सेवक अधिकारी का जो आचरण है उसके लिए एक रूल बुक है कि उसका आचरण क्या रहेगा, कैसा रहेगा और संविधान के हिसाब से उसको क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पर मैं दो मामले लेकर आई हूँ, जिसमें एक पत्र तो रुड़की के जॉइंट मजिस्ट्रेट ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने मंत्री सतपाल महाराज का भ्रमण कार्यक्रम जारी किया है कि वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना करेंगे। ऐसे में एक प्रतिलिपि जो उन्होंने भेजी है, एक मंत्री जो है पूरे प्रदेश का होता है, वो जनता का होता है, वो सेवक होता है और उसके कार्यक्रम में किसी को भी आने जाने की पूरी छूट होती है, जनता को भी और किसी भी दल के व्यक्ति को। लेकिन जो प्रतिलिपि जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने लिखी है वो तमाम भाजपा के मंडल अध्यक्षों को आमंत्रित करते हुए, जिला अध्यक्षों को आमंत्रित करते हुए, फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों को आमंत्रित करते हुए, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, कोई मोर्चा ही नहीं छोड़ा आपने जिसको आपने आमंत्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत हरिद्वार के ललौतापुर पर बनी अमृत वाटिका में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के परिवार शामिल हुए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की और सभी को मिट्टी देकर शहीदों को नमन करने के साथ देश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने का संकल्प लिया और इस मिट्टी को एक कलश में इकट्ठा करके दिल्ली में बन रही अमृत वाटिका के लिए ले जाया जाएगी। मेरा देश, ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत ही उत्साहपूर्वक हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर होगा जब माटी से बच्चा भी जोड़ करके देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरा देश ऐतिहासिक रूप में अपना उल्लास और उत्साह मना रहा है। इस अवसर पर ये आज नगर निगम में के अंतर्गत हरिद्वार में, जो देश की नहीं पूरी दुनिया की आध्यात्म की राजधानी है, जहां पूरे देश और दुनिया का बच्चा भी आता है, आज ऐसी पवित्र नगरी में ये मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जब हम अपने उन लोगों को जिनकी कुर्बानियों के कारण हमारा देश आज़ाद हुआ, आज हम स्वाधीन हैं, उनको न केवल याद करेंगे बल्कि अपनी माटी को मुट्ठी में बांध करके संकल्प भी लेंगे और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। अगर आप श्रमिक हैं और आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आपको उत्तराखंड श्रमिक कार्ड बनवाना चाहिए,
क्योंकि इससे आपको कई योजनाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा और साथ ही आपको कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि सरकार की श्रमिक रोजगार योजना रंग ला रही है और प्रदेश में तमाम श्रमिक सीधे तौर पर इसका फायदा ले रहे हैं। कहा कि उत्तराखंड पहला प्रदेश होगा जहां व्यापक स्तर पर श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है ताकि प्रदेश की 100% श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिल सके। 2014 से लगातार पूरे भारत में जहां 10 करोड़ श्रमिक कार्ड बन चुके हैं, वहीं उत्तराखंड में 10 लाख कार्ड बनाए जा चुके हैं। भारत सरकार की श्रमिक रोजगार योजना है, उसको पूरी तरीके से भारत सरकार ने नए उसमें जो है शुरू किया है और 2014 से लगातार उस पर जो काम किया गया है, आज उसमें हमारे पास से पूरे भारत में लगभग 10 करोड़ लोग जो है श्रमिकों के कार्ड बने हैं और उत्तराखंड में लगभग 10 लाख श्रमिकों के कार्ड बने हैं और उन श्रमिकों को हम पूरी तरीके से जो रोजगार के रूप में काम देना चाहते हैं। रामनगर की कृषि उत्पादक मंडी समिति के सभागार में किसानों के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जानकारी भी हासिल की। तो वहीं मंडी समिति अध्यक्ष राकेश नैनवाल ने कहा कि प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश के किसानों की आमदनी दोगुनी हो और किसान अपनी फसल का अच्छे ढंग से उत्पादन कर सके। उसी सपने को पूरा करने के लिए गोष्ठी आयोजित की गई। अगर किसानों को इसका लाभ मिलेगा तो इसी प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किए जाएंगे। नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार किस प्रकार से किसानों की आय दोगुनी हो, किसानों को कैसे हम अपने देश के आगे बढ़ाएं, इसको लेकर लगातार चिंता कर रहे हैं और विभिन्न कार्यक्रम किसानों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों को कैसे पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना है, कितनी मात्रा में करना है, कौन सा उत्पादन कब करना है, किससे उनके लाभ में बढ़ोतरी होगी, किस प्रकार से किसानों के फलों में है, सब्जियों में है या धान है, गेहूं है, उनमें किस प्रकार से उनको लाभ मिलेगा, उसको लेकर ये गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। इसमें हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो यहाँ आए हुए हैं। देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम और गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग निस्तारित करने और कूड़ा उठाने की व्यवस्था बनाने पर जोर दिया जाएगा। तो वहीं आमजन को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं मीडिया से भी बातचीत करते हुए मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि देहरादून को सुंदर बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है ताकि देहरादून सबसे सुंदर शहर की गिनती में आ सके। ये कूड़ा निस्तारण, कूड़ा की एक रेगुलर जो है, इसकी रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है। कूड़ा अगर हम एक दिन अगर कूड़ा नहीं उठाते तो अगले दिन दूसरे दिन ढेर लग जाते हैं। तो ये निरंतर ये प्रक्रिया है और सफाई व्यवस्था डेली हम इसको करवाते हैं। चाहे कुछ वार्डों में हमने एनजीओ के माध्यम से कराई हो, चाहे कुछ वार्डों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हो, तो लेकिन हमारा ध्येय एक ही है कि हमारा शहर जो है स्वच्छ होना चाहिए, शहर हमारा सुंदर होना चाहिए। स्वच्छ दून सुंदर दून का जो शहरवासियों का नारा है, वो अपना शहर जो है साफ सुथरा होना चाहिए। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।